हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है ज्योग्राफी टर्म्स। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन यानी कि पर्वत की। देखिए, पर्वत एक पहाड़ी का बड़ा रूप है जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर से ज़्यादा होती है। यानी वे ऊंचे स्थान जिनकी आकृति पिरामिड के रूप में या त्रिभुजाकार होती है व जिनकी चोटियाँ होती है पर्वत कहलाते हैं। अब पर्वत का फॉर्मेशन कैसे होता है? पर्वत का निर्माण जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हैरी हेंस ने दिया था व मॉर्गन ने समझाया था। इस थ्योरी के अनुसार जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो उसका ऊपर का स्थल धीरे धीरे उठता चला जाता है, जिससे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। प्लेटों की गति जो है वो 3 तरह की होती है। पहली जो है वो है कन्वर्जेंट यानी कि अभिसरण, दूसरी है हमारी डाइवर्जेंट यानी कि अपसरण, और तीसरी गति जो होती है प्लेट की वो होती है ट्रांसवर्स यानी संरक्षित गति। ये तीनों गति इस तरह से होती है: महाद्वीपीय से महाद्वीपीय प्लेटों में, महाद्वीपीय से महासागरीय प्लेटों में और महासागरीय प्लेटों में। बात करते हैं पर्वतों के प्रकार की। तो पर्वत जो है 3 प्रकार के होते हैं और पहला है हमारा फोल्डिंग माउंटेन यानी मोड़दार पर्वत। मोड़दार पर्वत कैसे बनते हैं? ये प्लेट के अभिसरण यानी कि प्लेटों के कन्वर्जेंट से बनते हैं, यानी आप कह सकते हो ये प्लेटों के टकराने से बनते हैं। यानी जब 2 प्लेट आपस में टकराएगी तो उनके ऊपर का भाग उठता चला जाएगा। यदि दोनों प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है तो फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण होगा जिस पर कोई ज्वालामुखी नहीं होगा। एग्जाम्पल हिमालय पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है और लगातार कन्वर्जेंट होने के कारण आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। अब यदि एक प्लेट महाद्वीपीय है और दूसरी प्लेट महासागरीय है तो ये दोनों जब आपस में टकराएगी तो एक प्लेट की मोटाई ज़्यादा होगी और दूसरी प्लेट की मोटाई कम होगी। यानी महाद्वीपीय प्लेट की जो मोटाई होगी वो ज़्यादा होगी और जो ओशियनिक यानी कि महासागरीय प्लेट है उसकी मोटाई कम होगी। तो मोटाई ज़्यादा कम होने के कारण जब ये प्लेट आपस में टकराती है तो जो भारी प्लेट है यानी जो ओशियनिक महासागरीय प्लेट है वो टकराते ही महासागरीय प्लेट के नीचे चली जाएगी। ठीक है, महासागरीय प्लेट के नीचे जाने के बाद क्या होगा? क्योंकि प्लेट की मोटाई कम है तो वहाँ से मैग्मा निकलना शुरू हो जाएगा। मैग्मा निकलना जब शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे फोल्डिंग माउंटेन तो बनेगा ही, साथ ही में वहाँ पे वोल्केनिज्म यानी कि वोल्केनिक का निर्माण, ज्वालामुखी का निर्माण भी हो जाएगा साथ में। तो वो होगा वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन, उसका नाम होगा वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन। अब दूसरा पर्वत होता है हमारा भ्रंश यानी कि ब्लॉक पर्वत। इसका निर्माण डाइवर्जेंट यानी अपसरण के कारण होता है, जिसमें 2 प्लेट एक दूसरे से पीछे हट जाती है और बीच वाला भाग नीचे धंस जाता है, जिससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ये नीचे धंसे भाग रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सतपुड़ा रेंज इंडिया में और साल्ट रेंज पाकिस्तान में। अब बात करते हैं तीसरे पर्वत की जिसका नाम है रेसिडुअल माउंटेन यानी अपशिष्ट पर्वत। देखिए, जलवायु और मौसमी प्रभाव के कारण पर्वत का इरोजन होता है, यानी कि पर्वत का अपरदन होता है, घिसता है पर्वत, तथा उसके जो कण हैं वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं, यानी कि पर्वत घिसना शुरू हो जाएगा और इसी को हम अपशिष्ट यानी कि रेसिडुअल माउंटेन का नाम देंगे। आज जो फोल्डिंग माउंटेन है वो भी एक लंबे समय के बाद अपशिष्ट पर्वत में बदल जाएगा। जैसे कि अरावली पर्वत अभी अपशिष्ट पर्वत में आता है, यानी रेसिडुअल माउंटेन है। अरावली घिसा पीटा पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत है। इसी तरह हिमालय जो है वो फोल्डिंग माउंटेन है, यानी कि एक समय के बाद ये भी रेसिडुअल माउंटेन में परिवर्तित हो जाएगा। तो न्यू माउंटेन को कहते हैं फोल्डिंग माउंटेन यानी यंग पर्वत, और ओल्डेस्ट माउंटेन जो होता है वो होता है रेसिडुअल माउंटेन।
अब बात करते हैं ग्लेशियर की। ग्लेशियर क्या होते हैं? देखिए, ग्लेशियर को हिमानी या हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को जो है हम ग्लेशियर कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए, यानी कि जैसे पर्वत के ढाल होते हैं उसी तरह अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहवान होते हैं। यह हिमराशि सघन होती है और इसकी उत्पत्ति ऐसे इलाकों में होती है जहां हिमपात की मात्रा हिम के अक्षय से अधिक होती है, यानी कि वहां पे हिम के खत्म होने से ज़्यादा हिम गिरता है और प्रतिवर्ष कुछ मात्रा में हिमशेष रूप में बच जाता है। वर्ष भर हिम के एकत्र होने से निचली परतों के ऊपर दबाव पड़ता है और वे सघन हिम के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यही सघन हिमराशि अपने भार के कारण ढालों पर प्रवाहित होती है, जिसे हिमनद कहते हैं। प्राय यह हिमखंड नीचे आकर पिघलता है और पिघलने पर जल देता है। अब बात करते हैं कि ये ग्लेशियर बनते कैसे हैं। तो जो ग्लेशियर या हिमनद है वो पृथ्वी के उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जहां हिम पिघलने की मात्रा की अपेक्षा हिमप्रपात अधिक होता है। अब बात करते हैं आइसबर्ग यानी हिमशैल की। हिमशैल मीठे जल के ऐसे बड़े टुकड़े को कहते हैं जो किसी हिमानी यानी ग्लेशियर या हिम चट्टान से टूटकर खुले पानी में तैर रहा हो। उत्प्लावन बल के कारण किसी भी हिमशैल का लगभग 10वां हिस्सा ही समुद्री पानी के ऊपर नजर आता है, जबकि उसका बाकी 9 गुना बड़ा हिस्सा जल के नीचे होता है। अब बात करते हैं ये उत्प्लावन बल क्या होता है। देखिए, किसी वस्तु को तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगाया जाता है। तरल द्वारा वस्तु पर लगाया गया यह बल ही उत्प्लावन बल या उत्प्रेक्षण बल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप किसी गुब्बारे को पानी में डुबाते हैं तो आप देखते हैं कि इसे पानी में डुबाने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। आप अनुभव करते हैं कि दर पर एक बल लग रहा है जो इसे ऊपर की ओर धकेलता है, और जो ये बल लग रहा है इसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। एक और एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। जैसे लोहे का जहाज पानी में तैरता है और लोहे की कील जो है वो पानी में डूब जाती है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जहाज की विशेष बनावट। जहाज की विशेष बनावट के कारण ही उसके द्वारा हटाए गए पानी का जो भार है वो जहाज के भार से अधिक होता है, जिसके कारण इस पर अधिक उत्प्लावन बल लगता है। वह जहाज तैरता रहता है। कील द्वारा हटाए गए जो द्रव है उसका जो द्रव का भार है वो कील के स्वयं के भार से कम होता है, इसलिए कील पानी में डूब जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उत्प्लावन बल क्या होता है। बात करते हैं हम फ्योर्ड की। तो फ्योर्ड क्या होता है? फ्योर्ड सागर से जुड़ी एक पतली खाड़ी होती है जिसके किनारों पर तीखी ढलानों वाली ऊंची चट्टानें या पहाड़ियाँ होती है। आमतौर पर इनका निर्माण हिमानियों यानी कि ग्लेशियर के द्वारा मार्ग काटने से होता है। अब बात करते हैं केप क्या होता है। देखिए, केप एक लैंड का हिस्सा होता है यानी ज़मीनी हिस्सा होता है जो जल अक्षेत्र की ओर निकला हुआ रहता है, उसे यम केप कहते हैं। अब देखते हैं कि ये सी क्या होता है यानी कि सागर क्या होता है। देखिए, सागर महासागर का वह हिस्सा है जो आंशिक रूप से समुद्र से जुड़ा होता है, यानी सागर महासागर का एक छोटा हिस्सा होता है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट यानी जंगल किसे कहते हैं। देखिए, भू क्षेत्र यानी जमीनी क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक है उसे जंगल यानी कि वन कहते हैं। विभिन्न मापदंडों के आधार पर जंगल की कई परिभाषाएं हैं। वनों ने पृथ्वी के लगभग 9.5% भाग को घेर रखा है, जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% भाग है। एक समय कभी वन कुल भूमि क्षेत्र के 50% भाग में फैले हुए थे। वन जीव जंतुओं के लिए आवास स्थल है और पृथ्वी के जल चक्र को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे वोल्केनो कहते हैं। तो देखिए, वोल्केनो की जो उत्पत्ति होती है वो भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर होती है।
तो इसे एक बार समझ लेते हैं ये वोल्केनो कैसे होता है। इसके लिए आपको प्लेट भी समझनी होगी और जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी समझनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है। देखिए हम जिस पर रहते हैं वो हमारा स्थलमंडल हो गया यानी सरफेस हो गया। उसके अगर आप 100 किलोमीटर नीचे जाते हो तो वो जो सरफेस से लगाकर 100 किलोमीटर नीचे तक का हिस्सा होता है उसे कहते हैं हम लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल। स्थलमंडल के नीचे होती है आपकी प्लेट, यानी कि हम जिस सरफेस पर हम रह रहे हैं उसके 100 किलोमीटर नीचे जाकर होती है प्लेट। और प्लेट जो है 7 प्लेट है, ठीक है, मेजर प्लेट 7 है। प्लेटों के नाम जो है वो महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप है उन्हीं के नाम पर रखे गए हैं, ठीक है। तो अब ये जो लिथोस्फीयर यानी जो हमारा स्थलमंडल है 100 किलोमीटर का भाग है उससे नीचे प्लेट होती है। और प्लेट के नीचे 100 किलोमीटर से नीचे जो है वो 400 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर होता है। अब एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। वे यहाँ हमें पता है कि जब एनर्जी रिलीज करते हैं और सिस्टम बंद है, नीचे से खुला नहीं है ना, तो सिस्टम नीचे से बंद है तो लगातार उसमें से एनर्जी जनरेट हो रही है। तो जब लगातार एनर्जी जनरेट होगी तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ का, 1900 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है यहाँ का टेम्परेचर। और यहाँ जितने भी मेटल्स, मिनरल्स, धातुएं होती है नीचे पृथ्वी के, वे पिघल जाती है और सब पिघल कर क्या बनाती है? मैग्मा, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा क्या होता है? धातुओं का पिघला रूप होता है। देखो जब सिस्टम बंद होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। जब सिस्टम कोई भी बंद होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लो अपने कुकर ही है, कुकर बंद रहता है तो अंदर से उसका जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसमें साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता है, जिसके कारण आपको पता होगा सीटी आती है। तो प्रेशर के कारण ही वो सीटी आती है। अब जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा हाई रहता है कि जो सरफेस पे जितना भी प्रेशर है जो है उससे ज़्यादा नीचे से प्रेशर होता है। इसी कारण जो हमारा सरफेस है वो एस्थेनोस्फीयर में नहीं गिरता, नीचे नहीं गिरता, ठीक है। यही कारण है कि जो नीचे का जो प्रेशर है वो ऊपर के प्रेशर से ज़्यादा है। तो प्लेट जो होती है वो प्लेट क्या होती है? जॉइंट पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर, यानी कि एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच में जो भाग होता है उसे हम प्लेट कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जब सिस्टम खुला हुआ होता है तो प्रेशर और टेम्परेचर में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी P अनुक्रमानुपाती 1/T, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इसमें अगर सिस्टम खुला होता है तो उल्टा होता है, सिस्टम बंद होता है तो दोनों बढ़ते हैं, टेम्परेचर के साथ भी प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। आपको प्लेट भी पता चल गया, आपको इस एस्थेनोस्फीयर पता चल गया, इसके साथ आपको लिथोस्फीयर पता चल गया। अब प्लेट के नाम पता चल गया आपको, जैसे अफ्रीका महाद्वीप होगा तो अफ्रीकन प्लेट कहेंगे उसे, ऑस्ट्रेलिया होगा ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहेंगे। अब बात करते हैं ये मैग्मा मूवमेंट कैसे करता है। तो देखिए मैग्मा के अंदर कन्वेक्शनल करंट बनती है, यानी कि संवहनीय धारा बनती है, जिसके कारण मैग्मा गति करता है। इस कारण प्लेट भी गति करती है, और प्लेट जब आगे की तरफ गति करती है तो दूसरी प्लेट से टकराती है, जिससे स्थल का भाग ऊपर उठ जाता है और उसे हम माउंटेन कह देते हैं। उसके साथ ही जो ज्वालामुखी है वो भी बनते हैं। प्लेटों के टकराने से ही ज्वालामुखी बनते हैं। अगर एक ओशियनिक प्लेट और एक जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी एक महासागरीय प्लेट है और एक महाद्वीपीय प्लेट है, अगर वे आपस में टकराती है उसके साथ साथ उसमें फोल्डिंग माउंटेन तो बनेगा, साथ में वो वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन होगा, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत होगा।